हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? वीडियो भी क्लियर होगा शायद। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय गवाए। और आज मैग्नेटिज्म के हम दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। पहला पड़ाव हमारा ये था कि हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये बात हमें पहली बार पता चली, है ना? जो भी 12th में आए हैं बच्चे, उनको ये बात पहली बार पता चली। वैसे 10th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन हम इतना सीरियस उस समय नहीं होते हैं कि हमारे जहन में वो बात बस जाए। लेकिन शायद मुझे लगता है 12th स्टैंडर्ड तक आते आते मैच्योरिटी लेवल अलग रहता है, और उस समय हम ये डिसाइड कर पाते हैं या फिर हम ये प्लान कर पाते हैं कि यस, हम उसे रिटेन करें और आगे लेके चलें इसे। ठीक है, तो हमें अभी तक ये बात पता चली कि चार्ज एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, यानी मूविंग चार्ज इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ये बात पता चली। और इसके बाद हम अब नेक्स्ट पड़ाव पे जा रहे हैं, और पड़ाव हमारा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की तो बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम चार्ज के बिहेवियर को चेक करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। कि जब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, जैसे आपको पता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते थे तो वहां पे हम फोर्स की गणना कर पा रहे थे, और बहुत अच्छे से आपको पता था कि F = QE, और वो या तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था या तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहां पे भी देखते हैं कि यार क्या चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है या फिर क्या उसका बिहेवियर है मैग्नेटिक फील्ड में। आज की चर्चा वही रहने वाली है, ठीक है? और आज के सेशन में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम फर्स्ट पॉइंट में केवल और केवल ये डिस्कस कर रहे होंगे कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, क्या दिखाई देता है, क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी बातें करेंगे। फिर हम चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड थ्रो करके देखेंगे, तब चेक करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड से जब एक एंगल पे प्लेस करते हैं, यार एंगल पे थ्रो करते हैं, तब क्या होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को केवल रख भर देते हैं, मतलब चार्ज रेस्ट पे है, तो क्या होता है। ये सारी बातें आपको यहां पे पता चलने वाली हैं। इसके बाद चार्ज के एक बिहेवियर को और आप चेक करेंगे, जहां पे मैं कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रेजेंस है और मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रेजेंस है। उस केस में चार्ज क्या बिहेवियर शो करेगा, क्या बिहेव करेगा, वो सारी चर्चा। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, कोशिश करेंगे कि तीसरे पॉइंट तक पहुंचे। वैसे ये जो कंटेंट है ये लगभग 2 लेक्चर का है। मैंने बोला ना कि मैं लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखता हूं कि आप ज्यादा बोर ना हो कि यार सुनते सुनते थक गए, फिजिक्स से यार थक गए। तो इससे अच्छा ये कि हम छोटे छोटे टॉपिक में उसे ब्रेक कर लें और फिर हम उसे स्टडी करें, फिर उसे आसानी से समझें, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अभी तक हम चार्ज के बिहेवियर को देख रहे थे, अब मुझे उसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग वायर जो कि करंट को कैरी कर रखा है, जिसने उसके बिहेवियर को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, है ना? बिहेवियर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बात होगी। और जब ये चर्चा कर रहे होंगे तो उसके कुछ सब टॉपिक है, जैसे मैं टॉर्क कैलकुलेट करके आपको दे रहा हूं एक करंट कैरिंग लूप पे। इसके अलावा सर्कुलर करंट लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल जैसे बिहेव करता है, ये मैं बात बता रहा हूं। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है ये हम डिस्कस कर रहे होंगे। द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसकी हम चर्चा कर रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हम डिस्कशन देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कहां तक पहुंचते हैं। वैसे ये कंटेंट जो है वो 2 लेक्चर में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, लगभग 2 आवर का ये कंटेंट है। मैं इसे 2 बार में रिकॉर्ड करूंगा और आपके सामने रखूंगा, ठीक है? तो देखते हैं कि फर्स्ट लेक्चर हमारा कहां तक जाता है, ज्यादा लेंदी नहीं इसे लेके जाएंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का सेशन अधिक एनर्जी के साथ, और एनर्जी आप लोगों की भी बनी रहनी चाहिए यार, ठीक है? हमने एक ब्रांच कंप्लीट की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बाद ऑप्टिक्स की बात करेंगे एंड देन मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड में। ऐसे ही मैं 1 शॉट आपको देने वाला हूं 11th के लिए। 11th के लिए मैं ऐसा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ना देके मैं उसे 1 शॉट बनाऊंगा, मतलब एक लेक्चर का एक टॉपिक, एक लेक्चर का एक वीडियो ही हम उसे रखेंगे। हाँ, उसे मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन आपको पता है हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम वीडियोस में पूरा 11th आपका कवर हो जाए, क्योंकि 12th के स्टूडेंट के पास 11th के वीडियो देखने का इतना समय नहीं होता है।
तो इसलिए वो एक ही वीडियो देख के पूरा लेक्चर अपना कवर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। और जैसा कि लिखा है, फोर्स ऑफ ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल पे क्या मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, ठीक है। अगर इसको शुरू करें तो शुरू करने से पहले आपको बहुत अच्छे से मैं बता देना चाहता हूं कि यार जो मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन, फील्ड रिप्रेजेंटेशन, उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि जनरली हम एक यूनिफॉर्म फील्ड को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लो, जिससे कुछ बातें, आगे आने वाली बातें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, है ना। कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे हम क्या बोलते हैं, ये बातें आप थोड़ा सा दिमाग में रख लो, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। जब भी मैं ऐसे क्रॉस साइन से रिप्रेजेंटेशन दूं, इस टाइप का, ठीक है, ये क्रॉस साइन से जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि फील्ड यूनिफॉर्म है और इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी इस टाइम फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पेपर का जो प्लेन है, दिस इज एक्स एंड वाई, पेपर एक्स वाई प्लेन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बी है तो आपको उसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ बी के कैप, है ना, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज द फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन। प्लीज ध्यान से समझना कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कभी भी मैं अगर फील्ड का डिमॉन्स्ट्रेशन ऐसे करता हूं, लाइक अगर कुछ सर्कल्स बनाए मैंने इस टाइप से, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और यहां पे आप उसे आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर बोलते हैं। यानी अगर मैं पेपर का प्लेन एक बनाऊं तो ये एक्स और वाई एक्सिस है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी यहां पे से बी के कैप लिख सकते हैं, है ना। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिससे मैं चार्ज के बिहेवियर को अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। इसके अलावा फील्ड का डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ ऐसे भी किया जाता है कई बार, यानी अगर कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ करके बता दिया जाए तो ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन है ना, ठीक है। टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बी आई कैप, क्लियर। दिस इज द फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी सबसे पहले तो आपको फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन आना चाहिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन का बड़ा रोल होने वाला है इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है, क्लियर, ओके। और अब मैं एक चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके देखने वाला हूं कि क्या होता है, जरा समझते हैं, देखते हैं। यानी जब आप एक फील्ड, आपने फील्ड डिमॉन्स्ट्रेट की और इस फील्ड में ये फील्ड डिमॉन्स्ट्रेट की और इस फील्ड में आपने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, ठीक है, आपने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, जैसे कि हेडिंग में लिख रखा है कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड फ्लो थ्रो करके देखते हैं। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। कई बार क्वेश्चंस में कहा जाएगा v वेलोसिटी थ्रो किया गया, या फिर काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज कर लिया जाता है कि इतनी काइनेटिक एनर्जी थ्रो किया गया, या फिर कहा गया कि उसे v वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, v वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज कर लेते हैं, वेलोसिटी वर्ड यूज कर लेते हैं, वोल्टेज वर्ड यूज कर लेते हैं। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान रखना कि एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो करने के लिए आपने कई वर्ड, यानी बोला गया कि v वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, या फिर कहा गया इस काइनेटिक एनर्जी थ्रो किया गया, ये कहा गया इतनी वेलोसिटी थ्रो किया गया, तो अब उसे कंफ्यूज मत होना, मैं सारे वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जब चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया गया तो देखने को क्या मिला? देखने को यह मिला कि यार ये पार्टिकल इधर की तरफ ऐसा मुड़ने लग गया, इधर की तरफ ऐसा मुड़ने लग गया। अब सिंपल सी बात, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हम केवल यह जानते थे कि एक चार्ज पार्टिकल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिला? चार्ज डिफ्लेक्ट करने लग गया। यानी अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करने लग गया, ठीक है।
और जो डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन का मतलब 100% उससे फोर्स एक्ट कर रहा है, 100% फोर्स एक्ट कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज क्या थी कि फोर्स जो था, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा फोर्स। F is directly proportional to velocity of the charge particle and F is directly proportional to magnetic field strength। यानी इन तीन बातों पर निर्भरता देखने को मिली, यानी एक्सपेरिमेंटली ये तीन टर्म देखने को मिले। ठीक है, तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बाय द इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर तीनों इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो F इज इक्वल टू के क्यू वी बी, और यहां पे कांस्टेंट यानी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसकी वैल्यू 1 है, तो यहां पे F को F मिला क्यू वी बी। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि F एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी यानी V आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, B एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटीज यानी F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। तो आपके पास F जो है वो क्यू वी क्रॉस बी, यानी आप फोर्स को वेक्टर के टर्मिनोलॉजी में लिखने जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है आपको वेक्टर क्वांटिटी तभी प्राप्त होगी जब दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। यानी अगर इसको जनरलाइज करें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू V का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एंड द थीटा मींस द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। द थीटा मींस द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब प्लीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा इसको फील करने की कोशिश करो कि एक्सपेरिमेंटली मुझे ये देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि जो चार्ज पे लगने वाला फोर्स है वो किस किस बात पे निर्भर कर रहा है। एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज की वेलोसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, इन तीन बातों पे निर्भरता थी। और उसके अनुसार मुझे फोर्स का जो फॉर्मूला मिला, दैट इज F इज इक्वल टू के क्यू वी बी। इसको अगर मैं फर्दर जनरलाइज करूं तो मैं ये कहूंगा कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे ही वेक्टर मिलता है, और 100% ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को और ज्यादा जनरलाइज करो तो F का जो मैग्नीट्यूड है, क्या उसे इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपके पास V वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो आपको पता है फोर्स वेक्टर वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि अगर मुझे एंगल पता है, वेलोसिटी वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ B पता है, Q पता है, उस केस में मैं मैग्नीट्यूड ऑफ F फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आपके पास मेरे यहां पे एक ये फॉर्मूला आपको मिल गया। तो वेक्टर के टर्म्स में ये फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला। अगर थीटा 90 डिग्री है, ध्यान से देखो, अगर यहां पे थीटा कितना है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बनता हुआ दिखाई देगा, F इज इक्वल टू क्यू V का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी जब आपने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे थ्रो किया तो आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या मिला, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिला F इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्लियर, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको ये मिला। क्लियर, अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर का मल्टीप्लाई B के साथ करने पे F मिलता है। तो वेलोसिटी यानी आप राइट हैंड रूल का यूज करें या फिर स्क्रू रूल का यूज करें, तब ध्यान से देखो, वेलोसिटी वेक्टर्स की तरफ अपनी फिंगर्स को करो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करो। थंब किधर की तरफ है, थंब इधर की तरफ है, और थंब रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी वजह से ये चार्ज पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, इधर इस प्रकार से डिफ्लेक्ट करता नजर आ रहा है। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हुए, इधर की तरफ ही डिफ्लेक्शन क्यों हुए, मुझे इन फॉर्मूले से पता चल पा रहा है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल कभी ना कभी यहां पहुंचा होगा, जब वो यहां पहुंचा होगा तो वेलोसिटी वेक्टर आपके पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर ये है, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो फिंगर को अपनी वेलोसिटी वेक्टर की तरफ करो और फोल्ड करो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपको पता है वो पार्टिकल कुछ और ऐसे मुड़ जाएगा,
और ऐसा करते 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 वो एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। यानी जब पार्टिकल यहां था तो वेलोसिटी वेक्टर ये थी, लगने वाला फोर्स इधर की तरफ था। जब पार्टिकल यहां था तो वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ और लगने वाला फोर्स इधर की तरफ। आप ध्यान से देखो कि एक फोर्स लगातार डायरेक्टेड टू द सेंटर है। जब वेलोसिटी वेक्टर आपके पास क्या था, वेलोसिटी वेक्टर ये था, तो लगने वाला फोर्स इधर की तरफ था। ठीक है, तो क्या पता चलता है यार? पता चलता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को आप एक फील्ड में थ्रो करते हैं तो उसे फोर्स लगने लग जाता है, और वो फोर्स हमेशा एक पॉइंट पे ही डायरेक्टेड है। और आपको पता है उस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है तो वो फोर्स लगातार उसकी डायरेक्शन को बदलेगा, लगातार उसके डर। आपको पता है सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, यानी पार्टिकल सर्कुलरली मूव करने लग जाएगा ऑफ रेडियस आर। कितनी रेडियस का सर्कुलर पाथ? आर रेडियस का। क्लियर है ना? तो क्या बात समझ आई कि जब आप एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड फेंकते हैं तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाता है। अगर सेंटर की तरफ फोर्स की बात करी जाए, फोर्स की बात की जाए सेंटर की तरफ, आपको पता है सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और बाहर की तरफ उसी समय व्युत्पन्न फोर्स जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे मुड़ रहा है बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू mv²/r होगी, और डायरेक्टेड टू द सेंटर जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज qvb होगी। qvb इन बैलेंस इक्विलिब्रियम, क्या मैं एक स्पेशल पॉइंट यहां पे लिख सकता हूं, दैट इज qvb इज इक्वल टू mv²/r। v से v गया तो यहां से आपके पास r की वैल्यू जो आई वो mv/qb आई। मतलब एक बात और पता चल गई कि r इज इक्वल टू mv/qb रेडियस का वो सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करने लग, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाता है। अगर मुझे रेडियस पता चल गई, रेडियस की हेल्प से मुझे यह पता चल जाएगा कितनी देर में चक्कर लग जाएगा। अब मुझे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल कैलकुलेट करना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 2πr, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां से आप v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, अगर v की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो v की वैल्यू आएगी qbr/m। तो आप इसे प्लेस करो 2πr/v, दैट इज qbr/m, r से r, दैट इज 2πm/q b, सॉरी, है ना? यानी इतने टाइम पीरियड। तो आपको पता है टाइम पीरियड यहां से पता चल गया। दूसरा पॉइंट आपको यह पता चला, मतलब आपने चार्ज पार्टिकल को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, परपेंडिकुलरली फेंका, तो क्या क्या देखने को मिला वो आप देख पा रहे हैं। ओके, तो बातें क्या पता चल रही कि चार्ज पार्टिकल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हो तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से पार्टिकल इस टाइप की मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। कितनी रेडियस का सर्कुलर पाथ बना रहा है ये भी सब पता चल जाता है, कितने टाइम में चक्कर लगा लेता है ये भी पता चल जाता है। अगर यहीं से आप फ्रीक्वेंसी पता करना चाहो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, यानी ये रिवर्स, यानी qb/2πm, है ना? तो फ्रीक्वेंसी पता चल गई, टाइम पीरियड पता चल गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पता चल गया। मैं इनको बॉक्सेस में बंद कर लेता हूं क्योंकि आपको पता है ये वाले फॉर्मूले कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं। तो पहला ये एक फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर पा रहे हैं, दूसरा मेरे पास यहां पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मुझे पता चल पा रहा है। इसके अलावा यानी ये फॉर्मूला, द फर्स्ट वन इज फॉर द रेडियस, दूसरा टाइम पीरियड, इसके लिए फॉर्मूला। इसके अलावा जब आप पार्टिकल को 90 डिग्री फेंकते हो तो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, कि इतनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। इसके अलावा मेरे पास ये एक सिचुएशन, क्लियर? तो मुझे इन बॉक्सेस में लिखी गई बातें शायद समझ आ रही हो कि मैंने चार्ज पार्टिकल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड फेंका तो मुझे क्या क्या चीजें देखने को मिल रही, क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल रही। फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से पाथ, सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, रेडियस कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, टाइम पीरियड कितना है, ये सारी बातें आपको पता चल पा रही है।
यानी अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते, प्लीज देखो एक पॉइंट और समझ आता है यहां पे। क्या समझ आता है कि अगर वेलोसिटी जीरो होता, मैं इसी पेज में लिखना चाहता हूं इस वजह से, प्लीज इस पेज को कैप्चर कर लेना, इसी पेज में सब कुछ सारा निर्णय यहीं पे होगा, ठीक है। जीरो होता तो सिंपल सी बात, लगने वाला फोर्स क्या होता, जीरो। और अगर फोर्स जीरो होता तो अनडेविएटेड मतलब जिस सिचुएशन में उसी सिचुएशन में रहता, यानी आपके पास वेलोसिटी जीरो तो ये वाली सिचुएशन लगने वाला फोर्स जीरो। इसके अलावा आपको पता है अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता तो फोर्स कितना होता, जीरो। यानी अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फेंक देते तो उस केस में लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कंडीशंस हैं आपके पास जो आपको याद रखनी है। मैं इसी पेज में इसको एक्सप्लेन करना चाहता, दैट्स वाई सारे पॉइंट आपके सामने यही कि जब चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया या प्लेस कर दिया तो आपको बहुत अच्छे से पता है, प्लेस कर दिया मतलब वेलोसिटी जीरो मतलब लगने वाला फोर्स जीरो। अगर आपने इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फेंका तब भी उस पर लगने वाला फोर्स जीरो। अगर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स फेंका तो उस पर लगने वाला फोर्स इतना, एक एंगल पे फेंका तो इतना फोर्स, इसके अलावा इतनी रेडियस का सर्कुलर पाथ, इतना टाइम पीरियड, इतनी फ्रीक्वेंसी। ये है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल थ्रोइंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट जब आप उसको एक एंगल पे फेंकते हैं, तो मैं सारे पॉइंट आपको यहीं पे एक्सप्लेन, इसी पेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, हम दूसरे पेजेस में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या, मैं एक मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूं। ये है मैग्नेटिक फील्ड का एक रिप्रेजेंटेशन और आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है यहां पे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेक्टर टर्मिनोलॉजी लिख सकते हो, दैट इज बी आई कैप। जैसे यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख सकते हो बी माइनस के कैप, ठीक है। वेलोसिटी के लिए वेक्टर लिख सकते हो, फोर्स के लिए वेक्टर लिख सकते हो, डन। तो यहां पे और आप एक चार्ज पार्टिकल को एक एंगल पे थ्रो करते हो, इस टाइप से एक एंगल पे आपने थ्रो किया, मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हो, थीटा डिग्री एंगल बनाते हो। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट दैट इज v cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड v sin थीटा, v sin थीटा। एक काम करते हैं, एंगल बदल देते हैं, मैं इसको अल्फा से डिनोट करूंगा। क्यों करूंगा उसके अभी पता चलेगा, अल्फा से। तो वेलोसिटी v थी और v का एक कंपोनेंट दैट इज v cos अल्फा, और दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज v sin अल्फा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पार्टिकल को आपने इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रो किया, यस। कितनी वेलोसिटी से, v cos अल्फा से। क्या पार्टिकल को आपने परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी थ्रो किया, सॉरी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड थ्रो किया, यस। कितनी वेलोसिटी से, v sin अल्फा से, है ना। आपने रेजोल्यूशन कर लिया। आप रेजोल्यूशन क्यों किया, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमें वेक्टर्स को, वेक्टर जब भी कोई वेक्टर प्लेन में एग्जिस्ट कर रही हो तो उसको ब्रेक करके हम एक्सेस पे ले आते हैं, जहां पे मुझे उसको सॉल्व करना है, फिर स्टडी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बस इतनी सी बात है रेजोल्यूशन की, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ कि वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं केवल इस वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं, इस वाली वेलोसिटी वेक्टर की, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। तो द फोर्स ड्यू टू v sin अल्फा, यानी चार्ज पार्टिकल को आपने थ्रो किया, वेलोसिटी भी है और कितना फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है qvb sin थीटा, एंड थीटा मींस द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। q कितना है, q, वेलोसिटी कितना है, v sin अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, v, sin एंगल कितना, v sin अल्फा, b के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो मुझे बताओ क्या ये qvb sin अल्फा हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछूं कि इस वेलोसिटी वेक्टर की वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो आपका आंसर देख पा रहे हैं, इतना होगा। किधर की तरफ होगा, तो v क्रॉस b, यानी अपनी फिंगर्स को v की तरफ करो,
v की तरफ और फोल्ड करो b की तरफ, v से करो b की तरफ, तो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या है, यानी जो ये फोर्स है, फोर्स इसकी डायरेक्शन क्या है, यहां पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन अल्फा माइनस के कैप, अगर आप उसको वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहते हो। यानी फोर्स इस वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से उस पर लगने वाला फोर्स इतना है, इतना है, कितना, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो आपको पता है पार्टिकल ऐसे जा रहा था लेकिन वो अंदर मुड़ने लग जाएगा, ध्यान से देखो, अंदर मुड़ने लग जाएगा लाइक दिस, है ना, क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं द फोर्स ड्यू टू v cos alpha which is parallel to magnetic field component, which is parallel to magnetic field, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल है तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा पार्टिकल पे, 0 हो जाएगा, फोर्स 0। यानी वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगा। लेकिन आपको पता है वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से डिफ्लेक्शन तो होगा ना, चार्ज पार्टिकल के पास मोशन तो है ना उस डायरेक्शन में। अब बात समझने की कोशिश करो, क्या पार्टिकल आगे जाना चाह रहा है, हाँ या ना बोलो, आगे जाना चाह रहा है, क्यों जाना चाह रहा है, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। अंदर क्यों मुड़ना चाह रहा है, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से। तो अंदर भी जाना है, अंदर की तरफ भी मुड़ना है और आगे भी बढ़ना है। तो आपको पता है कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, इस प्रकार की। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से अंदर की तरफ सर्कल का बनना, अंदर की तरफ सर्कल का बनना, ठीक है। और आगे बढ़ने का रीजन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो आगे भी बढ़ रहा है और अंदर की तरफ सर्कुलर मोशन भी एग्जीक्यूट कर रहा है। ये दो सर्कल के बीच की जो गैप होता है इसको बोलते हैं पिच, पिच बोलते हैं, पिच कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक सर्कल का रेडियस कितना बन रहा है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, अगर मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है तो आपको पता होगा कि मैंने अभी केसेस आपको कराए कि अंदर की तरफ, यानी जब वो मुड़ता है, देखो यहां पर रिप्रेजेंटेशन में सर्कुलर मोशन इस प्रकार की है, वहां पे अंदर की तरफ सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, दैट इज क्यू वी बी साइन अल्फा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। एम वी कितना है, वी साइन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन आर। वी साइन अल्फा से एक वी साइन अल्फा कैंसिल, दैट इज आर इज इक्वल टू एम वी साइन अल्फा अपॉन क्यू बी। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो ये सर्कल अंदर की तरफ बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। अगर आपको पता है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2 पाई आर अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, v साइन अल्फा। r की वैल्यू प्लेस करो 2 पाई आर। r की वैल्यू कितनी है, एम वी साइन अल्फा अपॉन क्यू बी। v साइन अल्फा ऑलरेडी नीचे था, v साइन अल्फा से यानी आंसर आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ध्यान से देखो कि टाइम पीरियड इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किस एंगल पे थ्रो किया गया था। पहले भी फॉर्मूला 2 पाई अपॉन क्यू बी है और अभी भी फॉर्मूला 2 पाई अपॉन क्यू बी ही है। वहीं पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी आपके पास होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वहीं पे मैं एक वर्ड और यूज करता हूं, पिच। पिच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो पिच के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो पिच इज इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी पिच का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको पता है ये जो दूरी है कितनी देर में कवर किया, पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा, ठीक है। स्पीड कितनी थी इस डायरेक्शन में, v cos अल्फा, और इधर की तरफ समय कितना लगा, समय लगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसे आप पिच कहते हैं, ठीक है। तो इस एनालिसिस में मुझे कुछ बातें यहां भी पता चली हैं
क्या क्या पता चला है उसको आप देख लीजिए कि यहां पे जब आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को जाके देखते हैं तो वहां पे फोर्स मुझे ये मिलता है। वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से जाके कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे आंसर कुछ ये मिलता है। वेलोसिटी के कंपोनेंट को सॉल्व करने के बाद आपको पता है पाथ किस प्रकार का होगा, वो हमें यहां से पता चल रहा है। पाथ किस प्रकार का होगा वो हमें कहां से पता चल रहा है कि यार पाथ इस प्रकार का होगा, हेलिकल पाथ मुझे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं एक और फॉर्मूला यहां पे देख पा रहा हूं मेरे पास। अगर रेडियस की बात की जाए, रेडियस का फॉर्मूला मुझे यहां से देखने को मिल रहा है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे ये देखने को मिल रहा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड, दैट इज 2π/qb। और आपने एक बात नोटिस की कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है कि किस एंगल पे आपने थ्रो किया। यहां पे मुझे एक टर्म और देखने को मिला, दैट इज पिच। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी आपको पता है सेम जैसा कि मैं उसमें कैलकुलेशन की थी मैंने। तो ये आपके पास है कुछ एनालिसिस जिसको आपने हमेशा फॉलोअप में रखना है, क्लियर ना? तो ये कुछ, जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में आपने थ्रो किया तो किस प्रकार का पाथ होगा, क्या एनालिसिस होगी। टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा। पिच क्या है आपको पता है, जितने समय में साइकिल कंप्लीट हो रहा है पार्टिकल आगे उतना ही डिस्प्लेस हो रहा है उतने ही समय में। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, कैलकुलेशन की आपके पास आंसर्स, ठीक है। तो जब आप एक पार्टिकल को इस एंगल पे यानी परपेंडिकुलर टू द फील्ड फेंकते हैं तो ये मिलता है, और आप जब एट एन एंगल फेंकते हैं तो सिचुएशन हमें कुछ ये मिलती हुई दिखाई देती है। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं फोर्सेस को लेके, क्लियर, डन। अब देखो इससे कुछ रिलेटेड, इससे कुछ शायद हमें क्वेश्चन भी हम फ्रेम कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो हमें स्ट्रेंथ देता है कि यार जो मैंने पढ़ा क्या वो मुझे समझ आया, क्या उसको मैं एनालिसिस समझी, उसको क्या मैं समझा या फिर नहीं। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखो लिखा है अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, यानी पहले वाला केस, देन द वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड। आपको याद होगा कि जब आपने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड, चलो फील्ड को डिमॉन्स्ट्रेट कर लेता हूं। आपको पता है जितनी बार मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा उतनी बार मैं उस टॉपिक को रिकॉल कर रहा होता हूं जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया। तो प्लीज उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो। आपने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर द फील्ड थ्रो किया, उस पर फोर्स लगने लग गया, और फोर्स लगने की वजह से वो ऐसे कुछ इस टाइप के मोशन करता करता वो इस टाइप के पाथ पे घूमने लग गया। याद होगा आपको, जब वेलोसिटी वेक्टर यहां था तो लगने वाला फोर्स इधर की तरफ, जब वेलोसिटी वेक्टर यहां पर तो लगने वाला फोर्स इधर की तरफ, लगातार इस प्रकार से सर्कुलर मोशन होने लग जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी के देखो ध्यान से देखो, ये जो वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना है, QVB। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डायरेक्टेड टू द सेंटर है, जो कि डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी आपको पता है स्पीड अभी भी v है, v स्पीड है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लगातार बदल रही। तो वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड, ये बात गलत है। वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, भले ही मैग्नीट्यूड में नहीं हो रही है लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है ना। स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज्ड, ये बात बिल्कुल सही है। जो स्पीड है वो कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड में केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही देखते हैं, और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल रिमेन अनचेंज्ड, ये बात गलत है। एक्सेलरेशन रिमेन अनचेंज्ड, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है QVB, तो QVB इज इक्वल टू MA, तो A इज इक्वल टू क्या मिलता है, QVB/M। और आप ध्यान से देखो फोर्स की डायरेक्शन पहले इधर की तरफ थी, फिर इधर की तरफ हो जाएगी, तो फोर्स की डायरेक्शन लगातार बदल रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी लगातार बढ़ रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, दैट इज QVB/M। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको शायद समझ आ गया हो। अभी प्रीवियस जो मैंने एनालिसिस दी आपको उसके बिहाफ पे ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या, देखो आप ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, लिखा है अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन है पहले तो यही समझ लें, है ना। प्रोटॉन जो है उसका मास अगर मैं mp मान लूं तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। इसके अलावा चार्ज की अगर बात करूं तो चार्ज को अगर मैं q ऑफ द प्रोटॉन मानूं तो आपको पता है इसमें लगभग 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन है। तो ये कुछ इस प्रकार से रिलेट करता है, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये बात हमें पता है। पार्टिकल ऑफ सेम वेलोसिटी, यानी सेम वेलोसिटी दोनों की है, सेम वेलोसिटी, enters in a uniform magnetic field which is acting perpendicular to the direction, यानी आपने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली थ्रो किया है, तो पहली वाली सिचुएशन को फ्रेम कर लो दिमाग में, जो जो मैंने बताया, टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, द रेशियो ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन, रेशियो ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब रेशियो ऑफ सर्कुलर पाथ का मतलब रेडियस ऑफ द रेशियो, सॉरी रेडियस के लिए वो ये बात कहना चाह रहे हैं, the ratio of radius of the circular path described by the alpha particle and the proton is। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन क्यूबी, हम जानते हैं, ठीक है। अगर मैं रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो आपको पता है मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी अपॉन चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड कॉमन है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, परपेंडिकुलरली फेंका गया तो रेडियस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं इसको अल्फा पार्टिकल के टर्म्स में लिखना चाहूं तो, सॉरी प्रोटॉन के टर्म्स में, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी, तो वही रहेगा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनटू बी रहेगा, 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mass of proton into velocity upon charge on proton into magnetic field intensity. This is the radius of the proton. So that's why the radius of alpha particle is equal to 2 times of radius of proton. So that's why radius alpha particle upon radius of proton, that is equal to 2 upon 1. That is 2:1. Circular path described by alpha particle and proton. अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में क्या रेशियो मिलेगा मुझे देखने को, दैट इज इक्वल टू 2:1, तो सी शुड बी द राइट आंसर। तो अगर मुझे केवल फॉर्मूला ही पता होता तो इस फॉर्मूले से मैं कंपेयर करके मैं रेशियो फाइंड आउट कर सकता था, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन सिचुएशन को दिमाग में रखना पड़ेगा। आज जेई का पेपर या नीट का पेपर सिचुएशन बेस्ड टॉपिक है, आप बिलीव करो इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहो। मैंने बोला ना कि आज आपको ग्रेट एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कितनी बार आपने क्वेश्चंस किए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं, क्या उस सिचुएशन को आपको उससे सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ऐसा आता है तो आप बिलीव करो आप फाड़ दोगे पेपर, कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको पता है कि मैं आपके साथ लेके आता हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, ये आपको खुद ट्राई करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके पास ये है, ये भी आपने ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे टॉपिक में आगे बढ़ना है और मैं कुछ टॉपिक आपको और बताने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं डिस्कस क्या करने वाला हूं, प्लीज आप एक बार देख लीजिए क्या टॉपिक का नाम है, देख लो ध्यान से और इस पे शुरुआत करते हैं। ओके, तो देख लिया, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इंडिविजुअली मैं अगर आपसे बोलूं कि चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते थे उस केस में भी फोर्सेस के बारे में हमें सब कुछ पता है। अभी रिसेंटली हमने मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को फेंक के देखा, तो उस केस के सारी सिचुएशंस मैंने आपको फ्रेम करके दे दी, है ना, सारी सिचुएशन मैंने आपको फ्रेम करके दे दी। अब मुझे क्या करना है, मैं कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करने वाला हूं, है ना। अब वो कहोगे सर कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तो बहुत सारी सिचुएशन बन सकती हैं। अरे भैया उन्हीं डिफरेंट सिचुएशन पे जाके हमें पार्टिकल के बिहेवियर को देखना है ना, क्या क्या देखने को मिल सकता है। देखो आपको पता है कि पहला सिचुएशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर तीनों पैरेलल, तब क्या हो देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे सिचुएशन तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको एक दो सिचुएशन को पिक करके दे दूं, एक दो सिचुएशन या जो भी सिचुएशंस बन सकते हैं उनको, अगर क्योंकि मेरी आप पढ़ाई हुई एक सिचुएशन को याद कर पाओगे तो दूसरी सिचुएशन सिमिलर। दूसरा आपको पता है E इज पैरेलल टू B बट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, यानी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द V है, ठीक है, क्लियर। यानी आपने E और B पैरेलल थे, V को पैरेलल रखा, E और B पैरेलल थे लेकिन E और B के परपेंडिकुलर V को रखा, दूसरा सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन क्या देखने को मिल सकता है, देखो कि E इज परपेंडिकुलर टू द B, E इज परपेंडिकुलर टू द V, है ना, और पैरेलल टू V, एक ये सिचुएशन देखने को आपको मिल सकती है, यानी E परपेंडिकुलर है V के बट B जो है वो पैरेलल है V के, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ
बी जो है वो परपेंडिकुलर है ई के, बट वो पैरेलल है वी के। ठीक है, और सिचुएशन बी जो है वो परपेंडिकुलर है ई के और परपेंडिकुलर है वी के। ये आपको 5 सिचुएशन, मैंने आपको याद दिला देता हूं, ये 5 सिचुएशन अगर आपको आती हैं तो अब ये मान लो सभी टाइप के क्वेश्चन लगभग फ्रेम हो जाते हैं इसमें, सभी टाइप की सिचुएशन लगभग फ्रेम हो जाती हैं इन सभी केसेस में। ठीक है, तो सबसे एक एक करके डिस्कशन में लेते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ ई आई कैप और बी आई कैप, एक ही कोई भी, चाहे आप ई को टूवर्ड्स वाई ले लेते, बी को भी टूवर्ड्स वाई ले लेते, वो एक अलग बात है। और आपने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किधर की तरफ किया, इधर की तरफ। ठीक है, अब समझने वाली बात है ये कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को देखना चाहते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट देखो तो आपको पता है कि जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल होंगे तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो है वो जीरो होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला, उस पे चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, जीरो। यानी देयर इज नो डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। प्लीज आप ध्यान से समझें, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। दूसरा केस, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल को इन द, हम ये सब कुछ पॉजिटिव चार्ज पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, प्लीज ध्यान से देखना, ये हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। निगेटिव पे आप जस्ट इसका अपोजिट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी उसकी भिन्न है, तो सिंपल सी बात, बिहेवियर भी उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरी बात कि चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, यस, पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा, दैट इज क्यू ई, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू क्यू ई, विच शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो आपको पता है चार्ज पार्टिकल जा भी इधर लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इन द डायरेक्शन। तो आपको पता है पार्टिकल जा रहा भी रहा था, इधर की तरफ फोर्स लगने लग गया, तो आपको पता है यहां पे मिलेगा एक्सेलरेशन एम ए, तो ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। लेकिन आपको पता है एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है ये जो मोशन एग्जीक्यूट करेगा वो कैसी करेगा, लीनियर, मतलब उसी डायरेक्शन में चलेगा, लीनियर, वो भी एक्सेलरेटेड। कैसी, एक्सेलरेटेड मोशन एग्जीक्यूट करेगा, लीनियर एंड एक्सेलरेटेड। डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बट आपको ये फर्स्ट सिचुएशन कंप्लीट याद होनी चाहिए, ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरी सिचुएशन अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास दूसरी सिचुएशन क्या है, प्लीज आप देखो ध्यान से। दूसरी सिचुएशन मेरे पास की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड बी आई कैप, लेकिन आपने चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ फोर्स थ्रो कर दिया, यानी वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे, अब आपको यह बात तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स तो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर की तरफ लगेगा क्यू ई, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो आपको पता है चार्ज पार्टिकल जैसे ही आपने प्लेस किया वो चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जाने लग गया, इधर की तरफ जाने लग गया, तो आपको पता है वो चार्ज पार्टिकल क्या था, फेंका किधर की तरफ गया था, किधर की तरफ फेंका गया था, उस पे फोर्स कितना, क्यू ई किधर लगने लग गया, क्यू इधर लगने लग गया, लेकिन उसे फेंका किधर की तरफ गया था, इधर की तरफ। ठीक है, फेंका इधर की तरफ गया था, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लग गया, फेंका इधर की तरफ गया था, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है, अपनी फिंगर्स को V की तरफ एंड B की तरफ फोल्ड करो तो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो अब ध्यान से देखो, क्या चार्ज पार्टिकल पे इस टाइम दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, कौन कौन से, QE और QVB। QE किधर की तरफ, टूवर्ड्स, यानी QE की जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स आई कैप है, बट QVB की जो डायरेक्शन है वो है माइनस के कैप। दिस इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू, ठीक है, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो भी परपेंडिकुलरली, समझने की वाली बात है, ठीक है,
दो फोर्सेस परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। वी से बी फोल्ड करो फिंगर्स को, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। वो तब, यानी ये सिचुएशन तब एप्लीकेबल है जब आपने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फेंका था, तो एक फोर्स उस पर इधर की तरफ लगने लग जाएगा और एक फोर्स अंदर की तरफ लगने लग जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन देखने को मिली, ये सेकेंड सिचुएशन थी। थर्ड सिचुएशन है E इज परपेंडिकुलर टू द V। थर्ड सिचुएशन क्या है कि V इज परपेंडिकुलर टू द B, यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले लूं और मैग्नेटिक फील्ड को मैं इधर ले लूं, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड यानी B यहां पे, और जो V है वो इधर की तरफ, यानी वेलोसिटी वेक्टर किधर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है। अब वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है तो आपको पता है कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल थ्रो इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। लेकिन आपको पता है उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा, वो भी किधर की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इस प्रकार से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आपको पता है इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE और इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं। तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स यानी FE की बात करता हूं, दैट इज QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मैग्नेटिक फोर्स यहां पे इनिशियली नहीं होगा। हां, जब पार्टिकल मोशन में है, डायरेक्शन बदलने लग जाएगा, उस केस में फोर्स देखने को मिल सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में देखने को नहीं मिलेगा। ये तीसरी सिचुएशन। अगर मैं फोर्थ सिचुएशन पे जाऊं, फोर्थ सिचुएशन क्या है, B is perpendicular to the E, parallel to V. B is, E आपके पास यहां पर है, B यहां पर है, B यहां पर है, बट चार्ज पार्टिकल अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंका, यानी वेलोसिटी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सिचुएशन से डिफरेंट है, यानी फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स उस पे किधर की तरफ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज QE, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द B है, वेलोसिटी वेक्टर इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ तो आउटवर्ड, यानी आपको पता है क्या क्या जो QVB है वो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी क्या उसकी डायरेक्शन K कैप होगी, यानी QE की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स I कैप है, बट इसका मतलब यहां पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे पार्टिकल पे, एक फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगा, एक फोर्स इधर की तरफ, बाहर की तरफ एक फोर्स और एक तरफ इधर की तरफ फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर, डन। तो इसका मतलब ये सिचुएशन में प्लेन से बाहर आने की कोशिश करेगा पार्टिकल, बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा, इस केस में प्लेन में ही रहेगा। ठीक है, इस केस में उसी प्लेन में रहेगा, इस केस में प्लेन में अंदर जाने की वो कोशिश करेगा। तो ये चार केस। पांचवा केस क्या है, फिफ्थ केस देखने को क्या मिला, E इज परपेंडिकुलर टू द B इज परपेंडिकुलर टू द V, यानी आपके पास E यहां पर ले लिया मैंने, B यहां पर ले लिया मैंने, और V को आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर ले लिया, यानी आउटवर्ड या फिर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर ले लिया, यानी वेलोसिटी वेक्टर आपके पास क्या है, ये। तो अब देखो ध्यान से कि V जो है B के परपेंडिकुलर, V क्रॉस B, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना, QVB। और आपको पता है QE भी किधर लगेगा, इधर की तरफ ही लगेगा, लगेगा कि नहीं, देखो ध्यान से, V क्रॉस B तो ऊपर की तरफ, यानी QVB किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, QVB किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो आपको पता है F नेट कितना हो गया, F नेट, तो यहां पे आपके पास आएगा QE प्लस ऑफ QVB ऑफ J कैप। इस केस में फोर्स की बात करी जाए तो QE I कैप प्लस QVB K कैप। इस केस की बात की जाए तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है शुरुआती तौर पे, दैट इज QE I कैप प्लस जीरो ऑफ J कैप। ठीक है,
आपको पता है कंबाइंड जो फोर्स होते हैं, इन फोर्सेस का नाम रखा गया लॉरेंट्ज फोर्स। क्या नाम रखा गया? इसे आप लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, है ना? इसे कंबाइंडली आप लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। अगर आपने चार्ज पार्टिकल को इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर फेंका होगा था, इनवर्ट, तो आपको पता है ये इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर V क्रॉस B, तो फोर्स किधर की तरफ होता? इधर की तरफ। ठीक है, यानी अगर वेलोसिटी वेक्टर, जब आपको पता है ये तब है जब वेलोसिटी वेक्टर जो है वो k की डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी वेक्टर माइनस k की डायरेक्शन में होता, यानी इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होता, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इधर की तरफ, यानी F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ QVB ऑफ J कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट इज QE ऑफ J कैप। ठीक है, आपको पता है इस सिचुएशन में एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी मिल सकता है, यानी F इज इक्वल टू FB दैट इज QVB इज इक्वल टू QE, Q से Q कैंसिल, यानी VB इज इक्वल टू E। इस सिचुएशन है ना, इसको बोलते हैं बैलेंस इक्विलिब्रियम। अगर कई बार कॉन्सेप्ट आता है कि किस सिचुएशन में, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, और मैंने वेलोसिटी वेक्टर को किधर की तरफ रखा, परपेंडिकुलर ही रखा, उस केस में किस सिचुएशन में आपको बैलेंस इक्विलिब्रियम मिल सकता है? ठीक है, किस सिचुएशन में आपको बैलेंस इक्विलिब्रियम मिल सकता है? तो ध्यान से रखना पड़ेगा कि आप V और B का कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें जहां से आपको E वेक्टर मिल जाए। तो V को किधर लिया था? इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो V क्रॉस B इन द डायरेक्शन ऑफ V होना चाहिए। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? B क्रॉस V दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ E, यानी E वेक्टर मिलना चाहिए, तब जाके आपको बैलेंस इक्विलिब्रियम मिल सकता है। तो आपके पास लॉरेंट्ज फोर्स को मैंने डिफरेंट टर्म्स में एक्सप्लेन करके दिया, डिफरेंट सिचुएशन में फोर्स क्या क्या हो सकता है, वो सारी बातें मैंने आपको करके दी है। क्लियर? डन है? ओके, ठीक है। अब इसी सिचुएशन में प्लीज, आपको पता है क्या, मैंने हमेशा इन केसेस में, मैंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस आपके पास ये वाला है, ये वाला इंपॉर्टेंट केस। सिचुएशंस बहुत सारी हो सकती हैं, ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बैलेंस सिचुएशन कहां मिलेगी, ये यानी E इज परपेंडिकुलर टू द B इज परपेंडिकुलर V का केस ज्यादातर देखने को मिलता है। मतलब न्यूमेरिकल जो आए हैं मैंने ज्यादातर 5वें केस से देखने को मिले। तो लेकिन आपको पता है कि सिचुएशन आपको सभी आनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेसी किसी भी लेवल पे हो सकती है, लेकिन आपने समझना पड़ेगा कि यार मैं कैसे उसको स्टडी करूं। आपको केवल वेलोसिटी वेक्टर को समझना है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को समझना है, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को समझना है, फिर उस केस में फोर्सेस को फाइंड आउट करने, कौन कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड मैग्नेटोस्टैटिक फोर्सेस। अब उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस को कंबाइंडली मैं लॉरेंट्ज फोर्स नाम दे रहा हूं। इसी पे बेस्ड एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, और उस एप्लीकेशन का नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, ये एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन, ये एप्लीकेशन देखने को मिलता है। अब इस एप्लीकेशन को समझना मुश्किल नहीं है, एक्चुअली ये ना एक चार्ज एक्सेलरेटर है। क्या है? चार्ज एक्सेलरेटर। ये चार्ज एक्सेलरेटर है। अब मुझे चार्ज को एक्सेलरेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि कई जगह मुझे एक्सेलरेटिंग चार्ज रिक्वायर्ड होता है, लाइक मुझे ईएम वेव प्रोड्यूस करनी है, ईएम वेव के बारे में डिस्कशन करना है, ईएम वेव प्रोड्यूस करनी है ना। बहुत सारी जगह पे मुझे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है। अब इस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर को अगर आप समझे तो ध्यान से देखो, आप ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये वाला जो शेप है, ये वाला जो अंदर, अब देखो ये वाला पार्ट, ये जो है, और ये वाला पार्ट, ये मैग्नेट है, ये सिंपल मैग्नेट। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की तरफ होंगे? अगर मैं इस मैग्नेट को मैग्नेटिक नॉर्थ और इस मैग्नेट को मैग्नेटिक साउथ कह दूं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड टू द प्लेन आ रही होंगी, लाइक दिस, इस टाइप से, है ना।
डाउनवर्ड टू द प्लेन आ रही होंगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, इस टाइप से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो आप बस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस सिचुएशन में बी जो है वो इधर की तरफ है, बी वेक्टर। वहीं पे आप ध्यान से देखो, ये दो डीज है और दोनों डीज देखो, ध्यान से देखो, दोनों डीज एक सोर्स से कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, ये एक तार यहां से आके आके इस वाली डी से कनेक्टेड है और ये वाला तार इससे कनेक्ट, इस वाली डी से कनेक्टेड है ना, इस वाली डी से कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर मैं इस एंड को पॉजिटिव मान लूं, इस यानी अब दो डी लाइक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, दो डी स्ट्रक्चर्स, डी, ध्यान से देखो, एक डी ये है, दूसरी डी है, डी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस डी और इस डी, डी मतलब ए बी सी डी वाला डी, डी है, डी लाइक स्ट्रक्चर्स है और बीच में ऐसा खाली जगह खाली पड़ी हुई है, दो डी ऐसा मैंने होल्ड करके रखा है। आप सोचो कि इस प्रकार से, क्लियर, इस टाइप का। अब ये डी को मैंने पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां की तरफ ट्रेवल कर गई, इधर से इधर की तरफ। तो अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, तो आपको अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां पे क्या है कि यहां पे जो मिडिल ऑफ मोस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट मैं बना देता हूं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां पे चार्ज अवेलेबल है। तो आपको पता है चार्ज अगर अवेलेबल होगा, यहां पे चार्ज होगा, तो ध्यान से देखो, चार्ज पे इनिशियली किधर की तरफ फोर्स लगने लग जाएगा, इन द डायरेक्शन। कितना फोर्स लगेगा, क्यू। इनिशियली चार्ज पे कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स लगा। और मैग्नेटिक फोर्स यानी जैसे ही चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ा, तो आपको पता है V क्रॉस B, V क्रॉस B, यानी क्या चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ फोर्स लगा, क्या चार्ज पार्टिकल, तो क्या चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ ऐसे मुड़ने लग जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ने लग जाएगा और इस प्रकार से एक मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाएगा कि नहीं। ध्यान से सोचो, इस टाइप से पहले वो उस पर लगा फोर्स इधर की तरफ, कितना QE, और QE फोर्स लगने की वजह से आपको पता है QE जैसे चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ एक सर्कल बनने लग गया, अंदर की तरफ एक सर्कल, और सर्कल बड़ा होने लग गया। सर्कल बड़ा होने की वजह क्या है, बड़ा होने की वजह से क्या है, क्योंकि आपको पता है लगातार जो QE है उसे डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। नो डाउट QVB की वजह से सर्कुलर मोशन, लेकिन QVB बार बार उसे पुश कर रहा होगा, जिससे सर्कल बार बार बड़ा हो रहा है ना, बार बार बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो QE जो है, क्लियर। अब एक बात समझो कि अगर मैं यहां पर रेडियस की बात करता हूं, मैं रेडियस की बात करता हूं, तो रेडियस इज इक्वल टू, आपको याद होगा, mv अपॉन QB होता है, mv अपॉन QB होता है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं, दैट इज 2 पाई m अपॉन QB होता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, दैट इज QB अपॉन 2 पाई m होता है। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, जो रेडियस है वो कैसी है, वेरिएबल है। क्या है बेटा, रेडियस वेरिएबल है। रेडियस वेरिएबल है मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने की वजह क्या है, QE फोर्स का लगना, QE की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो QE की वजह से लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो रेडियस बढ़ रही है। उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड इस बात पे डिपेंड नहीं करता और फ्रीक्वेंसी इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन लगातार वेलोसिटी इंक्रीज करने की वजह से, देखो ध्यान से, हर पार्टिकल, हर पाथ पे आपको डिफरेंट वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब ये एक एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ थी, इधर की तरफ थी। देखो ध्यान से, डी का अगर ये डी, ये वाला डी पॉजिटिव और ये वाला डी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो इनिशियली चार्ज पार्टिकल पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा।
और जैसे ही चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ने लग जाएगा उस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ एक फोर्स लगने का मतलब पार्टिकल अंदर की तरफ मुड़ने लग जाएगा। जब वो आगे रहा था लेकिन वो अंदर की तरफ मुड़ने लग गया, अंदर की तरफ मुड़ने लग गया मतलब वो साइकिल बनने लग जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो साइकिल का बनना। और आपको पता है हर बार चार्ज पार्टिकल को बाहर की तरफ पुश करना ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या, वो एक सर्कल कुछ स्टेप्स है, ये स्पाइरल पाथ होता है, स्पाइरल मोशन, स्पाइरल मोशन होने लग गए ये। और लगातार वेलोसिटी का बढ़ना, और वेलोसिटी बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पे बोर्ड एग्जाम में कई बार साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन की बात की जाती है, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट को आपने एक्सप्लेन कर देना है, और लॉरेंट्ज फोर्स को एक्सप्लेन करना है, पाथ को एक्सप्लेन करना है, रेडियस क्यों इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, ये सारी बातें अगर आप एक्सप्लेन कर लेते हैं तो ये मेरे पास टाइम। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चंस ऑलरेडी हमें इन कॉन्सेप्ट को, जब मैंने चार्ज पार्टिकल के कॉन्सेप्ट बताए थे ये वाले, इन्हीं कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो साइक्लोट्रॉन के कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास वही है, वही लिमिटेड कॉन्सेप्ट, लेकिन साइक्लोट्रॉन एक अलग से एजम्पशन है जो कि कहीं ना कहीं लॉरेंट्ज फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जहां पे मैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा पाता हूं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन आप एक बार देख लो। क्वेश्चन क्या है, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और नेगेटिव आयन। तो यहां पे जनरली हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसा लिख रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने ये किया है, ठीक। तो इसी वजह से इसको आप इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर कहते हैं, ठीक है। दूसरा, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे स्ट्रीम समझ लो, किधर की तरफ, इधर की तरफ मान लेते हैं मूव कर रही, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं आपके पास v है, इन रीजन हैविंग साइमल्टेनियस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले लिया जाए, और मैग्नेटिक फील्ड को इधर ले लिया जाए, E और B परपेंडिकुलर हैं और वेलोसिटी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज 20 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 20 वोल्ट पर मीटर एंड 0.5 टेस्ला respectively at right angle to the direction of motion. Then the velocity electron must be, आपको पता है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, हाँ, मतलब अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। और अभी मैंने जस्ट आपको एक केस समझाया था, अनडिफ्लेक्टेड जाने का मतलब क्या है कि VB इज इक्वल टू E, यानी VB इज इक्वल टू E, क्या VB इज इक्वल टू E। V पता करना है, B पता है दैट इज 0.5 इज इक्वल टू E पता है दैट इज 20, तो V इज इक्वल टू 20 अपॉन 0.5, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 200 अपॉन 5 यानी 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी, 40 मीटर पर सेकेंड यानी 40 मीटर पर सेकेंड से वो बीम ट्रेवल कर रही होगी अनडिफ्लेक्टेड, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं है और ना ही मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस हैं। मतलब यहां पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को रद्द कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तभी इस सिचुएशन में आपको ये मिल सकता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब VB की वैल्यू कितनी हो, E हो। तो ये भी लॉरेंट्ज फोर्स के आधार पर क्वेश्चन देखा गया। नेक्स्ट है, मैंने बोला ना ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसी क्वेश्चन टॉपिक से। अ प्रोटॉन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी passes through a region of space without any change in its velocity, यानी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। E and B represent the electric and magnetic field respectively. This region of space may not have, कौन सी सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं मिल सकता है? आपको पता है क्या? प्रोटॉन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन, अनडिफ्लेक्टेड नॉट इलेक्ट्रॉन, अनडिफ्लेक्टेड प्रोटॉन। अनडिफ्लेक्टेड प्रोटॉन मतलब कौन कौन से केसेस याद करो? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बी भी हो, तब भी अनडिफ्लेक्टेड हो सकता है।
तब भी अनडिफ्लेक्टेड हो सकता है कि नहीं, है ना? ई भी हो और बी भी हो तब भी अनडिफ्लेक्टेड हो सकता है, ठीक है? और ई जीरो और बी जीरो तो 100% अनडिफ्लेक्टेड हो सकता है, तब तो इफेक्ट ही खत्म हो चुका है, ठीक है? आपको पता है क्या, ई जीरो बी नहीं जीरो तब भी अनडिफ्लेक्टेड हो सकता है, ठीक है? अगर ई जीरो नहीं हो और बी जीरो, आपको पता है ई जीरो हुआ तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो आपको पता है आप पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंक दो, अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। ये वाला केस, इस केस में आपको पता है बी जीरो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ई जीरो नहीं हुआ ना, तो आपको पता है डिफ्लेक्शन बढ़े ना हो, लेकिन फोर्स तो आ जाएगा ना क्यू ई, और क्यू ई हो जाएगा मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल नहीं पाएगा। तो सी शुड बी द राइट आंसर। इस केस में कब वो अनडिफ्लेक्टेड है, जब क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी है। इस केस में तो कुछ भी इफेक्ट ही नहीं। इस केस में देखो ध्यान से, तो क्यू ई तो जीरो है, बट क्यू वी बी जीरो हो सकता है कब, जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल हो, तो जीरो हो सकता है। लेकिन इस केस में तो जीरो नामो निशान कभी नहीं। आप चार्ज कर रख दो, मूव कराओ, कुछ भी कराओ, उस केस में आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर बदलेगा ही बदलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस मैं आपको हमेशा देता हूं, मैंने कहा ये क्वेश्चन आप प्लीज करने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, ठीक है? इसके अलावा देखते हैं और भी क्वेश्चंस क्या आपके पास अवेलेबल है। नहीं, मतलब केवल आपने यही क्वेश्चन करना है। और मैंने बोला ना कि हम वीडियो को थोड़ा लेंथी नहीं बनाना चाहते, मैंने इस पूरे लेक्चर को 2 पार्ट में कवर करना है। हाफ ऑफ द लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बिहेवियर को, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बिहेवियर को मैग्नेटिक फील्ड में चेक करना चाहता हूं। तो नेक्स्ट एनालिसिस जो मेरी होने वाली है वो करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके होने वाली है। तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।